अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमने लास्ट टाइम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के बारे में पढ़ा था। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को यूज करने के बाद फिर हमने काइनेटिक इक्वेशन पढ़ी। आज काइनेटिक इक्वेशन और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की बेस पर हमने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ या एवोगैड्रोस लॉ को ड्राइव करना होगा। तो डेरिवेशन ऑफ द बॉयल्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ KMT, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की बेस पर हमने बॉयल्स लॉ को ड्राइव करना है। एक्चुअली जो बॉयल्स लॉ या चार्ल्स लॉ को ड्राइव करना होगा, ये नॉर्मली शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने किसी एक लॉ को ड्राइव करना होगा तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो लॉ इकट्ठे दे देता है तो वो लॉन्ग क्वेश्चन 4 मार्क्स का बन जाता है। लेकिन नॉर्मली शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि जैसे हमारे पास पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, डेरिवेशन ऑफ द बॉयल्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की बेस पर हमने बॉयल्स लॉ को ड्राइव करना है। इसे हम किस तरह शुरू करेंगे, इसके लिए बेहतर है सबसे पहले आप बॉयल्स लॉ की डेफिनेशन लिखो। बॉयल्स लॉ को जो आप ड्राइव कर रहे हो, बॉयल्स लॉ की डेफिनेशन है। एक्चुअली हमने यहाँ पर जो बॉयल्स लॉ को ड्राइव करना होगा, यहाँ मैंने बॉयल्स लॉ की सेकंड डेफिनेशन लिखी है। हमने बॉयल्स लॉ की दो डेफिनेशंस पढ़ी थी। ये सेकंड डेफिनेशन है कि द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। अगर आपको याद हो, हमने ये एक रिलेशन पढ़ा था बॉयल्स लॉ में, PV इज इक्वल टू K, कांस्टेंट के बराबर होता है। तो ये मैंने इसकी बेस पर ये मैंने बॉयल्स लॉ की डेफिनेशन, जिसे हम सेकंड डेफिनेशन कहते हैं, हमने इस चीज को प्रूव करना होगा कि PV इज इक्वल टू K कांस्टेंट के बराबर होता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, तो इसे कहते हैं बॉयल्स लॉ। अब ये किस तरह ड्राइव होगा, तो इसे ड्राइव करने के लिए सबसे पहले हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अंदर एक पास्टुलेट पढ़ा था। उस पास्टुलेट का मेन थीम ये था, हमने उसमें ये कहा था कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल की, वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कि अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो साइन इस तरह बन जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, अगर हम बात करें वन मॉलिक्यूल की, तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी हाफ mc² के बाद, mc² के बराबर होगी हमारे पास। लेकिन यहां पर हमारे पास वन मॉलिक्यूल नहीं है, यहां पर हमारे पास मॉलिक्यूल एक से ज्यादा है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो यहां पर c² बार से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हाफ mn c² बार का वर्ड यूज करना पड़ेगा, n यूज करना पड़ेगा। यहां पर n किसे शो करेगा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगी हाफ mn c² बार। फिर एक और बात कि हम तो काइनेटिक एनर्जी तो हाफ mv लेते हैं, v² होता है, तो यहां पर तो मैंने c लिखा है। एक्चुअली यहां पर c किसके बराबर है, ये c हमारे पास एवरेज वेलोसिटी के बराबर है। हमने पहले इसे डिस्कस किया था कि एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि हमारे पास जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट है, तो हम उसका एवरेज ले लेते हैं। तो इसलिए यहां पर हम गैस के मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो उनके एवरेज एनर्जी की बात कर रहे होंगे, तो हम यहां पर v नहीं बल्कि क्या यूज करेंगे, c का वर्ड यूज करेंगे, और ये एवरेज वेलोसिटीज को शो करता है। तो अब अगर हम काइनेटिक एनर्जी की जगह इसकी वैल्यू को ये पुट कर दें तो किसके बराबर आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा, हाफ mnc² बार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, टेम्परेचर के बराबर होगा। अब अगर हम यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म कर दें तो इक्वल का साइन आएगा और साथ में कोई कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा, हाफ mnc² बार इज इक्वल टू KT के बराबर आ जाएगा। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन है। चलें, इसके बाद हम पहले देखते हैं काइनेटिक इक्वेशन। अगर आपको याद हो, हमने काइनेटिक इक्वेशन पढ़ी थी। काइनेटिक इक्वेशन क्या थी, PV इज इक्वल टू 1/3 mnc² बार के बराबर थी। इस इक्वेशन के ऊपर एक हम कंडीशन लगाते हैं, इसकी जो हमारे पास राइट साइड है, इसकी राइट साइड को 2 से डिवाइड और 2 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड राइट हैंड साइड बाय 2।
मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि पी वैसे रह जाएगा, इसकी राइट साइड को 2 से ही मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड कर देते हैं, बाकी वैसे रहेगा 1/3 mnc स्क्वायर बार के बराबर होगा। अगर इसी इक्वेशन को मैं रीअरेंज कर दूं, ये 1/3 था, अगर मैं 3 बाहर ले जाऊं और 2 अंदर ले आऊं तो बन जाएगा pv इज इक्वल टू 3/2, 2 अंदर ले आते हैं तो बन जाएगा हाफ mnc स्क्वायर बार के बराबर होगा। मैंने सिर्फ इक्वेशन को रीअरेंज किया है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। इस इक्वेशन नंबर 2 के अंदर ये जो हमारे पास ये फैक्टर है, ये जो फैक्टर है हाफ mnc स्क्वायर बार, ये किसके बराबर होता है, अगर आप ऊपर देखोगे हाफ mnc स्क्वायर बराबर किसके बराबर होता है, हमारे पास kt के बराबर होता है। तो इसकी जगह हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं kt, ये काइनेटिक एनर्जी है, तो किसके बराबर हमारे पास kt के बराबर होगा। तो बन जाएगी इक्वेशन pv इज इक्वल टू 1/2 और ये हमारे पास हाफ mnc स्क्वायर बराबर किस बराबर आ जाएगा, kt के बराबर आ जाएगा। इस पूरे फैक्टर के अंदर हमने बॉयल्स लॉ को ड्राइव करना है। बॉयल्स लॉ के अंदर एक्चुअली क्या होता है, बॉयल्स लॉ के अंदर टेम्परेचर भी कांस्टेंट होता है, 2 या 3 ये तो डिजिट्स हैं, ये तो वैसे भी कांस्टेंट होते हैं, और k वैसे ही कांस्टेंट है, तो इन सब की जगह हम एक नया कांस्टेंट k प्राइम यूज कर लेते हैं। तो क्या बन जाएगा, pv इज इक्वल टू k कांस्टेंट, इन तमाम में टेम्परेचर भी कांस्टेंट था, तो टेम्परेचर कांस्टेंट था तो pv इज इक्वल टू k कांस्टेंट हमारे पास प्रूव होता है, और ये हमारे पास होता है बॉयल्स लॉ हो जाएगा। तो इस बॉयल्स लॉ को ड्राइव करने के बाद नंबर 2, अगर हम बात करते हैं चार्ल्स लॉ की, चार्ल्स लॉ को किस तरह ड्राइव करेंगे। चार्ल्स लॉ के लिए डेफिनेशन क्या होगी, पहले आप डेफिनेशन लिखोगे कि चार्ल्स लॉ आपने क्या पढ़ा था, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जब प्रेशर कांस्टेंट होगा। इसके लिए भी आप सारे सबसे पहले ऐसे ही कैलकुलेशन करोगे, तो मैं डायरेक्ट ये वैल्यू यूज कर रहा हूं, तो लेकिन आपको जब शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आपको डायरेक्ट इस अकॉर्डिंग से लेकर ये सारे का सारी डेरिवेशन करनी होगी। तो मैं यहां पर सिर्फ मॉडिफिकेशन होगी जो इक्वेशन नंबर 3 से शो की हुई है, तो मैंने यहां पर लिख दिया बाय यूजिंग इक्वेशन 3, बाकी आप खुद सॉल्व कर लेंगे, सेम वैसा ही होगा। तो किसके बराबर इक्वेशन नंबर 3, pv इज इक्वल टू 2/3 kt के बराबर है। चार्ल्स लॉ को ड्राइव करना है, तो चार्ल्स लॉ के अंदर कांस्टेंट क्या होता है, तो चार्ल्स लॉ के लिए इस इक्वेशन को रीअरेंज करूं, ये v था, p को अगर मैं इक्वल के इस तरफ ले जाऊं तो क्या बन जाएगा 2/3 k, p इस तरफ आके क्या हो जाएगा डिवाइड और t बन जाएगा। अब इस इक्वेशन में चार्ल्स लॉ में कांस्टेंट क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है, ये हमने पढ़ा प्रेशर कांस्टेंट होगा, 2 वैसे ही कांस्टेंट होगा, 3 भी कांस्टेंट होगा, और ये k भी क्या होता है कांस्टेंट हो जाएगा। तो इन सब की जगह हम एक नया कांस्टेंट यूज कर लेंगे, k बन जाएगा हमारे पास v इज इक्वल टू k प्राइम t के बराबर आ जाएगा। अगर इस कांस्टेंट को खत्म कर दूं तो क्या बन जाता है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर के बराबर होता है, और इसे कहा जाता है चार्ल्स लॉ। तो ये हमारे पास आज हमने 2 शॉर्ट क्वेश्चन देखे कि बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को कैसे ड्राइव करते हैं। दोनों लॉ सेम है, अगर आपको सिर्फ बॉयल्स लॉ समझ आ जाए, इसकी अगर आपको कैलकुलेशन समझ आ जाए तो आप चार्ल्स लॉ भी वैसे ही कर लोगे, सिर्फ आपने वेरिएबल्स को कांस्टेंट चेंज करना है कि कौन सा वेरिएबल कांस्टेंट रहेगा इसके अंदर। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, बाकी हमारे पास नेक्स्ट हमने एवोगैड्रोस और ग्राम लॉ के बारे में भी ड्राइव करना होगा, वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा। अल्लाह हाफिज।